एक अमीर और सफल दिखने वाला आदमी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट जिंदगी जीता है, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक और अंधेरा सच छुपा होता है। दिखावे, घमंड और मानसिक अस्थिरता के बीच वह धीरे धीरे हकीकत और वहम की लाइन पार करने लगता है। जैसे जैसे उसकी सोच बिगड़ती जाती है, यह समझना मुश्किल हो जाता है कि सच क्या है और दिमाग का खेल क्या। कहानी की शुरुआत होती है ऑफिस में, जहां पैट्रिक की सेक्रेटरी उसका शेड्यूल सेट कर रही होती है। तभी पैट्रिक अपने पूरे टौरे और तेज तर्रार अंदाज में उसके कपड़ों की क्लास लगा देता है। वो उसे टोकता है कि क्या पहनना है और क्या नहीं, लेकिन बात संभालने के लिए उसकी खूबसूरती की तारीफ भी कर देता है। डिनर पर जाते वक्त वो बस गानों में खोकर दुनिया से कटना चाहता है। हेडफोन्स फुल वॉल्यूम पर हैं, लेकिन उसकी मंगेतर इवलिन शादी को लेकर अपना रोना रोती रहती है, जबकि पैट्रिक साफ कर चुका है कि वो अभी तैयार नहीं है। वो अपने बाप की कंपनी में सेटल होने पर फोकस्ड है और एवेलिन को ये बात पच रही हो या नहीं, वो अपने प्लान से पीछे नहीं हटने वाला। रेस्टोरेंट में सब मिलते हैं और ऑर्डर देने बैठते हैं। टिमोथी, जिसे पैट्रिक जानता है कि उसका एवेलिन के साथ चक्कर चल रहा है, चुपके से उसके बगल में बैठ जाता है और दोनों हंसी मजाक करने लगते हैं। पैट्रिक को सब पता है, पर वो अपना पत्ता नहीं खोलता। उल्टा वो ये सोच रहा है कि क्या एवेलिन को भनक भी है कि पैट्रिक खुद कर्टनी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। कोर्टनी, जो कि एवेलिन की बेस्ट फ्रेंड है और लुइस नाम के किसी बंदे से उसकी सगाई हो चुकी है। टेबल पर बातें गर्म हैं और पूरा ग्रुप दुनिया की समस्याओं पर ज्ञान बांट रहा है। जंग, भुखमरी और दुनिया भर का शोर। पैट्रिक जोश में आकर रंगभेद खत्म करने, परमाणु हथियारों को ठंडा करने, आतंकवाद रोकने और दुनिया से भूख मिटाने पर लंबा भाषण देता है। वो भेदभाव और सिविल राइट्स के लिए ऐसे लड़ने की बात करता है जैसे उससे बड़ा मसीहा कोई न हो। लेकिन बाहर निकलते ही असली पैट्रिक सामने आता है। एक अंधेरी गली में उसे एक भिखारी दिखता है जो भूख और ठंड से कांप रहा है। पैट्रिक पहले उसे नौकरी का लालच देता है, फिर अचानक पलट जाता है और उसकी गरीबी और बदबू का मजाक उड़ाने लगता है। भिखारी बेचारा उसे कोई फरिश्ता समझ रहा होता है, पर तभी पैट्रिक अपने ब्रीफ केस में हाथ डालता है और वो उस बेचारे को चाकू से गोद देता है। भिखारी का कुत्ता रोता है तो वो उसे भी कुचल देता है। इसके बाद वो रास्ते में किसी लड़की से मिलता है, बस हेलो हाय होती है और दोनों बिना कुछ बोले साथ चलने लगते हैं। लॉन्ड्री पर वो एक बुढ़िया से भिड़ जाता है जो अपनी ही भाषा में बकबक कर रही है। पैट्रिक के पास खून के धब्बों वाली चादरें हैं जिन्हें वो बिल्कुल चकाचक चाहता है। बुढ़िया आनाकानी करती है तो वो उसे जान से मारने की धमकी दे देता है। तभी विक्टोरिया वहां आती है। उसे बस पैट्रिक के साथ डेट पर जाना है, उसे उन धब्बों से कोई मतलब नहीं। पैट्रिक चादरें उसके हाथ में थमाकर कहता है कि इनसे काम निकलवाए और खुद मीटिंग के लिए निकल जाता है। वो कोर्टनी को फोन करता है और उसके मंगेतर लुइस की बुराई करता है, जिसे वो अनसुना करने की कोशिश करती है। पैट्रिक उसे डिनर के लिए मनाता है। वो भाव नहीं देती, पर जैसे ही वो डोर्शिया, एक मशहूर रेस्टोरेंट का नाम लेता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। पैट्रिक मुस्कुराते हुए रेस्टोरेंट का नंबर मिलाता है, ये जानते हुए कि बहुत देर हो चुकी है। जब वो बाहर निकलते हैं, कोर्टनी नशे में धुत दिखती है। वो बच्चों की बातें करने लगती है, पर पैट्रिक का ध्यान सड़क पर खड़ी एक कार पर है। उसे लग रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी है। रेस्टोरेंट में उसकी हालत इतनी खराब है कि पैट्रिक को ऑर्डर देने के लिए उसका सिर टेबल से उठाना पड़ता है। उसे ये भी होश नहीं कि वो डोर्शिया में नहीं है, पर पैट्रिक अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे यकीन दिला देता है कि ये वही जगह है। पर जैसे ही वो खाना ऑर्डर करना शुरू करता है, वो वहीं ढेर हो जाती है। अगले दिन कॉन्फ्रेंस रूम में पैट्रिक के साथ वाले इस बात पर हैरान हैं कि उसने डोर्शिया में रिजर्वेशन कैसे सेट कर लिया। तभी एलन वहां आता है, वो हवाबाज और भुलक्कड़ बंदा जो फिशर अकाउंट संभालता है। वो पैट्रिक को मार्कस समझ लेता है और उससे उटपटांग सवाल पूछने लगता है जो किसी और के लिए थे। पैट्रिक बिना किसी सफाई के एलन की बातों में हाँ में हाँ मिलाता रहता है। एलन अपने रौब में शेखी बधारता है कि उसके पास फ्राइडे नाइट के लिए डोर्शिया की सेटिंग है, जिसे सुनकर बाकी सब दंग रह जाते हैं। जब एलन अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है तो पैट्रिक की ईगो पर बात आ जाती है। वो अपना कार्ड निकालता है ताकि उसे नीचा दिखा सके और बस वहाँ कार्ड्स की ऐसी होड़ मच जाती है जैसे कोई मुकाबला चल रहा हो। पैट्रिक को साफ दिख जाता है कि उसका कार्ड एलन के कार्ड के सामने पानी कम है। उसे अंदर ही अंदर इतनी जलन होती है कि पसीने छूटने लगते हैं और दिमाग में काले साए मंडराने लगते हैं। स्पा में एक लड़की उससे प्यार से बात कर रही है, पर पैट्रिक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। उसे पता है कि वो बाहर से इंसान दिखता है, पर उसके अंदर की भूख और फितरत किसी जानवर से कम नहीं। उसे सिर्फ लालच, नफरत या खून बहाने में ही कुछ महसूस होता है। अब ये पागलपन सिर्फ उसकी रातों तक सीमित नहीं रहा,
दिन के उजाले में भी उसके सिर पर सवार होने लगा है। एक कॉकटेल पार्टी में एलन उसे फिर से मार्क्स समझ लेता है। पैट्रिक भी मजे में खेलता रहता है, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड ये सब देखकर कंफ्यूज हो रही है। एलन मार्क्स के साथ मीटिंग फिक्स करता है और पैट्रिक भी चौड़े में हाँ कर देता है। मीटिंग में पैट्रिक थोड़ा लेट पहुंचता है और दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। तभी इवाना ट्रम्प को देखते ही पैट्रिक की जुबान फिसल जाती है और वो अपना असली नाम बोल देता है, पर फिर बात घुमा देता है। वो ये जानने के लिए मरा जा रहा है कि एलन को फिशर अकाउंट मिला कैसे। पैट्रिक नशे में धुत एलन के सामने अपनी औरतों को चीरने फाड़ने वाली सनक के बारे में सब उगल देता है, पर एलन उसे मजाक समझकर उड़ा देता है। एलन बातों बातों में पैट्रिक, जिसे वो मार्क्स समझ रहा है, की ही बुराई करने लगता है और उसे लूजर बोल देता है। पैट्रिक उसे और वाइन पिलाता है और झांसा देकर अपने घर ले आता है, जहां उसने पहले से ही फर्नीचर और फर्श को ढक रखा है। वहां वो म्यूजिक पर गहरी चर्चा करते हैं, लेकिन पैट्रिक अंदर जाकर रेनकोट पहन लेता है और हाथ में कुल्हाड़ी थाम लेता है। फुल वॉल्यूम पर गाना बजता है और पैट्रिक उस लाचार एलन पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। वो उसे मारते वक्त उसी डोरशिया के रिजर्वेशन का ताना मारता है। जब उसका मन भर जाता है तो वो बड़े सुकून से अपना रेनकोट उतारता है, पैर पर पैर चढ़ाकर बैठता है और एक सिगार जलाता है, जैसे कोई बहुत नेक काम किया हो। वो लाश को एक महंगे बैग में भरता है और लॉबी से घसीटते हुए ले जाता है। पीछे खून के निशान छूट रहे होते हैं। लुइस उसे टैक्सी की डिक्की में वो बैग ठूंसते हुए देख लेता है, पर उसका ध्यान खून पर नहीं बल्कि उस डिजाइनर बैग पर होता है। इसके बाद पैट्रिक एलन के घर में घुसता है और वहाँ की ठाठ बाट देखकर दंग रह जाता है। वो जगह उसके अपने घर से कहीं ज्यादा लग्जरी थी। वो एलन के कुछ कपड़े पैक करता है और उसकी आवाज निकालकर फोन पर मैसेज छोड़ देता है कि वो शहर छोड़कर जा रहा है, ताकि सबको लगे कि एलन कहीं ट्रिप पर गया है। ऑफिस पहुंचते ही उसकी सेक्रेटरी बताती है कि डिटेक्टिव डोनाल्ड उससे मिलना चाहते हैं। पैट्रिक पहले मना करता है, पर फिर चिढ़कर मान जाता है। डिटेक्टिव अंदर आकर सीधे मुद्दे की बात करता है कि एलन गायब है और वो उसकी तफ्तीश कर रहा है। पैट्रिक एकदम कूल बनने की एक्टिंग करता है, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। वो बातों को भटकाने के लिए एलन की पर्सनल लाइफ और उसकी पसंद नापसंद पर फालतू की बातें करने लगता है, ताकि शक की सुई उस पर न आए। डिटेक्टिव उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक है, पर तभी पैट्रिक पासा पलट देता है। वो खुद सवाल दागने लगता है, एलन के घर पर फिंगरप्रिंट्स मिले क्या इसे मर्डर केस माना जा रहा है। पुलिस वाला बहकावे में आ जाता है और तफ्तीश की सारी डिटेल उगल देता है। पैट्रिक मजे से सुनता है और कहता है कि बड़ा बुरा हुआ जो लोग ऐसे गायब हो जाते हैं, पर उसके चेहरे के अजीब हाव भाव पुलिस वाले को खटकने लगते हैं। माहौल गर्म होते देख पैट्रिक मीटिंग का बहाना बनाकर उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। घर पहुंचकर ये साइको अपनी बॉडी बनाने में लग जाता है। जिम करते हुए टीवी पर किसी औरत के चीखने की आवाजें गूंज रही हैं। फिर वो अपनी रात रंगीन करने के लिए एक हुकर को उठाता है और अपना नाम बताता है, पॉल एलन। वो एक और लड़की का इंतजाम करता है और हुकर को हुक्म देता है कि आज से तेरा नाम क्रिस्टी है। जब दूसरी लड़की सबरीना आती है तो पैट्रिक फिर से पॉल एलन बनकर अपनी रईसी झाड़ता है। वो वॉल स्ट्रीट की बातें करता है और फिर म्यूजिक पर लेक्चर देना शुरू कर देता है। वो लड़कियों को धीरे धीरे कपड़े उतारने को कहता है और कैमरा सेट करके एक डायरेक्टर की तरह उन्हें पोज देता है। बिस्तर पर वो दोनों के साथ पागलपन की हदें पार कर देता है, पर उसका असली रोमांस खुद से है। वो शीशे में अपनी बॉडी देखकर खुद पर ही फिदा हो रहा है। रात खत्म होते ही जब उसका मन फिर से कुछ औजार चलाने का करता है, लड़कियां वहां से भागने में ही भलाई समझती हैं। अगले दिन दोस्तों के साथ बैठते ही वो एक सिरफिरे की तरह बात कर देता है कि किसी कटी हुई गर्दन को निहारने में क्या मजा आता है। पूरी टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। तभी लुइस अपना नया बिजनेस कार्ड लेकर टपक पड़ता है। पैट्रिक को फिर से मिर्ची लगती है। वो गुस्से में बाथरूम जाता है और दस्ताने पहनकर लुइस का गला दबाने की फिराक में होता है, पर तभी एक गजब का ट्विस्ट आता है। लुइस को लगता है कि पैट्रिक उसे प्यार से छू रहा है। वो पैट्रिक के हाथों को चूमने लगता है और अपनी दबी हुई मोहब्बत का इजहार कर देता है। पैट्रिक की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो बुरी तरह घबराकर अपने हाथ साबुन से रगड़ कर धोता है और वहां से भाग निकलता है। ऑफिस पहुंचते ही डिटेक्टिव फिर से सामने खड़ा मिलता है। वो पूछता है कि एलन के गायब होने वाली रात पैट्रिक कहाँ था। पैट्रिक अपनी डायरी देखकर झूठ बोल देता है कि वो वेरोनिका के साथ था, पर डिटेक्टिव के पास कुछ और ही खबर है। बात खत्म करते वक्त डिटेक्टिव वही सीडी दिखाता है जो पैट्रिक ने मर्डर से पहले बजाई थी। पैट्रिक का दिल हलक में आ जाता है, पर वो चेहरा सपाट रखता है।
कोर्टनी के साथ वक्त बिताने के बाद पैट्रिक अपने दोस्त के साथ एक क्लब के वीआईपी सेक्शन में पहुंचता है। वहां एक औरत उससे पूछती है कि वो क्या काम करता है, तो वो कहता है, मैं लोगों की जान लेता हूँ, आई प्रैक्टिकली एंड फोक्स लाइव्स। पर शोर में वो समझती है कि वो मर्जर्स और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की बात कर रहा है। वापस ऑफिस आकर वो अपनी सेक्रेटरी को डिनर पर बुलाता है। वो डोर्शिया का नाम लेती है तो पैट्रिक फोन मिलाकर नाटक करता है जैसे उसने टेबल बुक कर ली हो, जबकि रेस्टोरेंट वाला उसे साफ मना कर रहा होता है। पूरा बुक है। बहुत बढ़िया सर, मैं कह रहा हूँ जगह नहीं है। ठीक है, 2 लोग, रात 9 बजे। परफेक्ट। सेक्रेटरी को शक होता है क्योंकि उसने अपना नाम तक नहीं बताया, पर पैट्रिक टशन में कहता है वो मुझे जानते हैं और उसे शाम 7 बजे अपने घर बुला लेता है। शाम के 7 बजते ही जीन उसके घर पहुंचती है। एकदम कयामत लग रही है। पैट्रिक फ्रिज खोलता है जहां एक कटी हुई गर्दन ठंडी हो रही है और मजे से ड्रिंक्स निकालकर अपनी गेस्ट को सर्व करता है। जीन उसकी तारीफों के पुल बांध रही है, जबकि पैट्रिक बातों बातों में उसकी जिंदगी टटोल रहा है। जीन अपने सुनहरे भविष्य के सपने सुना रही है, पर यहाँ पैट्रिक का दिमाग कहीं और ही चल रहा है। वो अपनी चाकुओं की फौज पर उंगलियां फेर रहा है, जिनकी धार किसी की जान लेने को बेताब है। बातचीत के बीच पैट्रिक एक खौफनाक जोक मारता है, पर जब जीन को पल्ले नहीं पड़ता तो वो बात घुमा देता है। उसकी हरकतें अजीब होने लगती हैं। जैसे ही जीन से चम्मच टेबल पर गिरने वाला होता है, पैट्रिक का पारा चढ़ जाता है। वो झपट्टे मारते हुए उसके पीछे पहुंचता है और एक नुकीली चीज उसकी खोपड़ी पर तान देता है। उसका हाथ ट्रिगर दबाने के लिए फड़क रहा है, पर तभी फोन की घंटी बजती है। आंसरिंग मशीन पर किसी की आवाज गूंजती है। कोई उसे चेक कर रहा है कि कहीं वो घर पर किसी लड़की को तो नहीं लाया। जीन को लगता है कि ये पैट्रिक की कोई लवर है, पर पैट्रिक उसे फौरन वहां से निकलने को कहता है। वो साफ चेतावनी देता है, यहाँ रही तो चोट खा जाएगी, पर जीन इसका गलत मतलब निकाल लेती है और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। इसके बाद पैट्रिक डिटेक्टिव के साथ डिनर पर जाता है। पुलिस वाला अभी भी एलन के गायब होने वाले दिन का हिसाब मांग रहा है। पैट्रिक भुलक्कड़ होने का नाटक करता है। डिटेक्टिव बताता है कि पॉल एलन जिस मार्कस से मिलने वाला था, उसका एलिबाई एकदम पक्का है। ये सुनकर पैट्रिक की जान में जान आती है। डिटेक्टिव हंसते हुए कहता है कि शायद एलन बस कहीं घूमने निकल गया है और उसके सारे दोस्त बेकसूर हैं। अगली रात पैट्रिक की लिमोसीन क्रिस्टी, वही हुकर, के पास रुकती है। पिछली बार पैट्रिक ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया था, इसलिए वो आने को तैयार नहीं है। पर पैट्रिक नोटों की गड्डी दिखाता है और वादा करता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। कार में बैठते ही क्रिस्टी अपनी सर्जरी और वकील की धमकी देने लगती है। पैट्रिक झट से चेक काटता है, पर वो चेक लेकर भागने की कोशिश करती है। पैट्रिक और कैश दिखाकर उसे वापस खींच लेता है। घर पर एक नई लड़की एलिजाबेथ पहले से मौजूद है, जिसकी वाइन में पैट्रिक ने कुछ नशीला मिला दिया है। एलिजाबेथ नशे में टल्ली होकर किसी को फोन करती है और बताती है कि वो पॉल एलन के घर पर है। पैट्रिक के दिमाग में उन दोनों औरतों को लेकर एक गंदा फैंटेसी चल रहा है। वो व्हिटनी ह्यूस्टन के गानों पर लेक्चर दे रहा है, जबकि लड़कियां बेड पर करीब आ रही हैं। अचानक माहौल बदल जाता है। क्रिस्टी को कुछ अजीब लगता है और जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है, एलिजाबेथ की चीख सुनकर उसके पैर जम जाते हैं। पैट्रिक चादर से सिर उठाता है, उसके मुंह और चादर पर खून पुता हुआ है। क्रिस्टी दरवाजे की तरफ भागती है, पर वहाँ पहले से ही ताजी लाशें लटकी हुई हैं। वो मुड़ती है तो सामने पैट्रिक खड़ा है, हाथ में आरी लिए। शुरू होता है मौत का खेल। क्रिस्टी एक कमरे से दूसरे कमरे भागती है, जहाँ उसे और भी लाशें मिलती हैं। पैट्रिक उसके पैर पर काट लेता है। क्रिस्टी उसे लात मारती है, जिससे पैट्रिक और चिढ़ जाता है क्योंकि उसे अपने चेहरे पर एक खरोंच भी पसंद नहीं। क्रिस्टी सीढ़ियों से नीचे भागती है, चीखती है, मदद मांगती है, पर वहाँ कोई नहीं है। पैट्रिक सीढ़ियों के ऊपर खड़ा होकर एक शिकारी की तरह निशाना साधता है। वो ऊपर से चैनसॉ नीचे फेंकता है, जो सीधे क्रिस्टी के आर पार हो जाता है। खेल खत्म, क्रिस्टी खत्म। क्रिस्टी का काम तमाम करने के बाद पैट्रिक के अंदर से जो जंगली चीख निकलती है, उसमें जीत की खुशी और पागलपन साफ झलकता है। अगले दिन इवलिन के साथ लंच पर बैठा वो मजे से अपनी डायरी में उस खूनी खेल के स्केच बना रहा है। वो बड़े ठंडे दिमाग से कहता है कि अब उनके बीच कुछ नहीं बचा और उसकी अंदरूनी सनक इतनी बढ़ गई है कि अब ब्रेकअप ही इकलौता रास्ता है। पर एवेलिन, उसे कत्ल की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस शादी टूटने के गम में डूबी है। पैट्रिक को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या कहेगा, वो बस इस रिश्ते की जंजीरें तोड़कर वहां से निकल जाता है, ये कहकर कि उसे कुछ वीडियो टेप्स लौटाने हैं। रात के साये में पैट्रिक एक एटीएम के पास पहुंचता है।
वहाँ एक बिल्ली का बच्चा देखकर वो पैसे निकालने की कोशिश करता है। तभी मशीन की स्क्रीन पर एक सिरफिरा मैसेज चमकता है, इस बिल्ली को मुझे खिलाओ। पैट्रिक बिना सोचे बिल्ली पर बंदूक तान देता है, पर तभी एक बुढ़िया उसे टोक देती है। पैट्रिक बिना पलक झपकाए उस औरत के सीने में गोली उतार देता है। धमाके की आवाज सुनकर पुलिस चीते की तरह वहां पहुंचती है। शुरू होता है एक हाई वोल्टेज शूट आउट। पैट्रिक भागते हुए पुलिस वालों पर गोलियां बरसाता है। वो एक पुलिस वाले को ढेर करता है और फिर पुलिस की गाड़ी के गैस टैंक पर सटीक निशाना लगाता है। एक जोरदार धमाका, गाड़ियां आग के गोले में तब्दील हो जाती हैं और बाकी बचे पुलिस वाले भी राख बन जाते हैं। पैट्रिक वहां से हवा की तरह गायब हो जाता है। पागलपन अब सर चढ़कर बोल रहा है। वो एक बिल्डिंग में घुसता है और सामने खड़े गार्ड के सिर में गोली मार देता है। लिफ्ट में चढ़ते ही उसका दम घुटने लगता है। बाहर हेलीकॉप्टर की लाइटें उसे ढूंढ रही हैं। घबराकर वो अपने वकील को फोन मिलाता है और अपनी आत्मा का सारा काला सच उगल देता है। उसने कितने कत्ल किए, एलन को कैसे मारा, यहाँ तक कि उसने कुछ लोगों के दिमाग तक खाए हैं। वो रोते हुए अपना सारा गुनाह कबूल करता है, पर ये सब वकील की वॉइसमेल में रिकॉर्ड हो रहा होता है। अगली सुबह वो पॉल एलन के उस पुराने फ्लैट पर पहुंचता है जहां उसने लाशें रखी थीं, पर वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा घर साफ सुथरा है और वहां नया पेंट हो रहा है। एक औरत उसे वहां से फौरन चले जाने को कहती है। पैट्रिक समझ नहीं पाता कि वो लाशें कहाँ गईं। क्या वो सब उसका वहम था? वो बदहवास होकर अपने दोस्तों से मिलने पहुंचता है। वहां उसे अपना वकील दिखता है। पैट्रिक उसके पास जाकर चिल्लाता है कि वही वो कातिल है जिसने वो वॉइसमेल छोड़ा था, पर वकील उसे डेविस समझ लेता है और उस खूनी सच को महज एक प्रैंक समझकर हंसने लगता है। पैट्रिक जब चीखकर कहता है कि उसने पॉल एलन को मारा है, तो वकील उसे झिड़क देता है, क्या बकवास है, मैंने पिछले 10 दिनों में पॉल एलन के साथ 2 बार डिनर किया है। पैट्रिक पत्थर बन जाता है। उसे समझ आता है कि उसने चाहे कितना भी खून बहाया हो, इस खोखली दुनिया में उसकी कोई पहचान ही नहीं है। वो वापस अपने दोस्तों के पास बैठता है। डर और पछतावा अब खत्म हो चुका है। अब वो खुद को अजय महसूस कर रहा है। उसे समझ आ गया है कि वो अपना सच पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर भी बता दे, तब भी कुछ नहीं बदलेगा। उसका दर्द, उसकी नफरत अब और भी गहरी हो चुकी है और वो इस दुनिया को अपने साथ नरक में ले जाने के लिए तैयार है। और इसी के साथ आज की कहानी यही खत्म होती। अगर आपको लग रहा है कि ये सब सच है या सिर्फ उसके दिमाग का खेल, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।